हाय जय भीम। मैं देवेंद्र गौतम, सम्मानित अधिकार और बहुजन सम्राट टीवी है और BNN न्यूज NV न्यूज जी। तो आज जो हम यहाँ शाने के अंदर हैं, क्योंकि आज यहाँ एक बहुत अच्छी क्रांति हुई है और स्तंभ बना, क्योंकि एक जो स्तंभ है वो हमारा जो परम पूज्य बाबा साहब ने सबसे पहले वो दी थी, वो है हमारा पुणे के अंदर कोरेगांव के नाम से जो फेमस है। आज ये शाने वालों ने बनाया है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कि जो लोग यहाँ से आए हैं। हमारे साथ जो चैनल भी चलाती हैं, पूर्व विधायक भी का चुनाव भी लड़ी हैं, वो सुल्तानपुरी से नीलम गौतम नाम है इनका और मेरा नाम देवेंद्र गौतम है। तो आपका स्वागत है जी। बहुत जी। आज एक बात बताइए, आप महिला हैं और यहाँ आने की जितनी उम्मीद थी इतने लोग नहीं आए, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ जो लोग आने की उम्मीद थी, हमें भी मैसेज मिला था कि कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जब हम आए तो हमने देखा कि बहुत ही कम लोग हैं। निराशा हुई। लेकिन जब मैंने लोगों से चर्चा की तो लोगों ने कारण स्पष्ट किया है कि जो पुलिस प्रशासन से परमिशन ली गई थी, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई और परमिशन नहीं दी गई, उसी का कारण है कि लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। आप पढ़ी लिखी हैं, LLM भी हैं और नेता भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि ये जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं दमादम, कभी जो वहाँ पे हुई है, क्या बोलते हैं उसे, मध्य प्रदेश में हुई है और राजस्थान में है, हरियाणा में है। हम देश का 77वां उत्सव मना रहे हैं, क्या ये आज़ादी है? देखिए, अगर मैं आज़ादी की बात करूं, भले सरकारें कितने ही आज़ादी के ढंढोरे पीटते रहे या सरकार कितने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाती रहे, लेकिन अगर सही मायने में हम धरातल पर जाकर देखें, आज भी देश का बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं गुलामी झेल रहा है। और वो गुलामी किससे झेल रहा है? 1947 में भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हुआ, वो शारीरिक रूप से आज़ाद हुआ, लेकिन मानसिक रूप से आज भी कहीं ना कहीं देश का बहुत बड़ा तबका गुलाम है। और उसका सीधा जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे हुए लोग आज बहुजन समाज के लोगों को लगातार अत्याचार, शोषण करके उनको गुलाम बनाने का काम करें। जिस तरह से अभी आपने बात करी, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो या मणिपुर की घटना हो या इधर नूह की घटना हो या अभी जिस तरह से जो बरेली में घटना घटी, इन सभी तमाम घटनाओं को लेकर ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस तरह की घटनाएं लगातार देश में घट नहीं रही, बल्कि सत्ताधारी लोगों के द्वारा घटित कराई जा रही है। और उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी 2022 के चुनाव आने वाले हैं और हमने देखा है अक्सर जब जब देश में चुनाव होते, चाहे किसी राज्य में हो या लोकसभा के हो, तब तब देश में पुलवामा जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो उन्हीं घटनाओं का जीता जागता उदाहरण अभी हमने वर्तमान में मणिपुर में देखा है, नूह में देखा है। ये 2024 की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तैयारी क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश की जनता भी समझ रही है पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश सरकार में आई है, उसने कितना काम किया है, कितना नहीं किया, सभी जानते हैं। जो 2 करोड़ का वादा लोगों को दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करें, लेकिन किसी भी युवा को आज तक नौकरी नहीं मिली। फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो डेट कैंसिल कर दी जाती है, पेपर लीक हो जाता है। ये बहाना लगाकर कहीं ना कहीं युवाओं को आज भी भड़काया जा रहा है। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा का क्षेत्र क्या हो गया, जहाँ सरकारी शिक्षा बच्चों को अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज जितने भी सरकारी संस्थाएं, चाहे मैं एजुकेशन क्षेत्र में बात करूँ या हेल्थ के क्षेत्र में बात करूँ या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बात करूँ, सभी सरकारी रेल भी इन्होंने भेज दी, हॉस्पिटल भी इन्होंने भेज दिया, स्कूल भी ज्यादातर इन्होंने खत्म कर दिया सरकारी स्कूल। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो चीजें खत्म तो हो रही है, लेकिन आज भी लोग मानसिक रूप से गुलाम है, सवाल करना नहीं जानते, पढ़ ले गए लेकिन जागरूक नहीं है। लेकिन जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के अत्याचार, शोषण होते रहेंगे और ये सरकारें इस तरह से भी लोगों को दबाने का काम करेगी। और जो मैंने चुनाव की बात करी, क्योंकि चुनाव की तैयारियां चल रही है, क्योंकि आज मुद्दों पर वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गिरेगा। अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो उसके लिए एक सांप्रदायिकता का माहौल इस देश में बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना भर दो, देशभक्ति की भावना भर दो, वंदे मातरम की जय लगा दो, श्री राम के नारे की जय लगा दो, भारत माता की जय लगा दो। और यही चीजें आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं में डालने का काम कर रही है। डालने का नहीं, बल्कि उनके अंदर इतना जहर भर दिया है कि आज अगर कोई व्यक्ति मुसलमान उनके सामने आ जाता है तो वो इतना उतारू हो जाता है कि उसको मार काट तक देते हैं। अभी जिस तरह से नूह में आपने बहुत सारी वीडियो वायरल होती हुई देखी होंगी, जो हिंदू संगठन वो खुले तौर पर कह रहे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुस्लिम को मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और इनका बहिष्कार करें। कह रहे हैं कि खुले तौर पर जो भी कोई मुस्लिम कोई दुकान करे आप उससे सामान मत खरीदो, रेडी पटरियां इनकी बंद करा दो, किसी भी मुसलमान को किराए पे मकान मत दो। ये क्या है? ये देश में पूरा का पूरा सांप्रदायिकता का माहौल है और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर अपनी वोट बैंक की रणनीति को तैयार कर रही है। 14 से मोदी आए हैं, जब से हमारे समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार है,
देखिए बिल्कुल अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार पहले भी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कई गुना अत्याचार बढ़े हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आप सबने भी देखा है। चाहे मैं खासकर बहन बेटी की बात करूं, हाथरस करना आप भूले नहीं होंगे। उसके बाद में बरेली की घटना, कठुआ की घटना, उन्नाव की घटना, उसके बाद में दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ, बहुत सारी तमाम ऐसी घटनाएं। इनका समस्या का समाधान क्या? समाधान बताइए। ये घटनाएं तो हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। इनका समाधान हमारा बहुजन, जो हम बहुजन करते हैं, हमारा समाज कब एक साथ होगा? आज जो है आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे होंगे, चंद्रशेखर की, आकाश आनंद की आपस में फाइट चल रही है, लोग उसके समर्थन उसके समर्थन। ये क्या है? देखिए समाधान, अगर मैं समाधान की बात करूं तो बाबा साहब ने इस बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आप सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा कर लो जहां से आपके लिए सारे द्वार खुलेंगे। लेकिन आज बहुजन समाज छोटे छोटे लालचों में आकर बटा पड़ा है, तमाम संगठन बना लिए। मैं संगठनों की आलोचना नहीं करती, संगठन बनाना अच्छी बात है, आपको संगठित होना चाहिए, लेकिन वो संगठन किस दिशा में काम कर रहा है हमें ये भी देखना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी बहुजन समाज के लोगों ने बना ली, लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुजन समाज संगठित नहीं है, वैचारिक रूप से संगठित नहीं। सिर्फ जय भीम के नारे लगा लेता, गले में नीला पटका डालेगा, मुछों पे ताव लगा लेगा। क्या इससे मिशन मूवमेंट बढ़ेगा आगे? क्या इससे हम सत्ता में पहुंच पाएंगे? क्या इससे हम अपने देश में हो रहे हैं जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण है उनको कम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर इन्हीं सभी समस्याओं से हमें निजात पाना है तो जब तक हम एक झंडे एक बैनर के नीचे आकर संगठित होकर पूरी वो झंडा डंडा और बैनर होगा कौन सा? देखिए हमें हमारे महान पुरुष देखे गए, साहब मान्यवर काशीराम जी ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आपको बहुजन समाज साहब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट दे दिया, उसके तो हम सादा जिंदगी रनी रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहन जी ने आकाश आनंद रेडीमेड तार दिया बाजार में, उसने किसी स्कूल में स्पीच दिया तक? नेता है वो? साहब ने अपने परिवार का कोई व्यक्ति नेतागर्दी में तारा क्या, या बाबा साहब ने तारा क्या, या बहुजन में जो ज्योतिबा फूले उन्होंने तारा? फिर इसका क्या रोल है? देखिए सभी लोग बहन जी पर आज एक बहुत ही बड़ा फिर राहुल पे, अखिलेश पे क्यों कमेंट होता है? आपको बिल्कुल वही जवाब दे रही हूँ कि जो परिवारवाद है चाहे वो किसी भी पार्टी में, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहन जी ने पहली बार आकाश आनंद को लाके फील्ड में उतार दिया। आकाश आनंद को तैयार किया गया पिछले 10-12 साल। तैयार किसी में गया? आप विरासत के अंदर अभी यहाँ जयप्रकाश जी एडवोकेट हैं, उनको बनाते, या और देश के में जो समाज में बहुजन जिन्होंने अपना पूरा बहुजन को जगाने में कर दिया, क्या एक भी आदमी नहीं है? देखिए अभी आपने जयप्रकाश जी की बात करी, मैं यहाँ पर खुले तौर पर कहना नहीं चाहती, बहुत सारी कमियां। आप बहुजन समाज पार्टी की लीडर है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बहुजन समाज में किसी पार्टी की लीडर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और विधायकी के चुनाव लड़ी है। मैं एक वोटर होने के नाते बात करूँ, मैं एक वोटर होने के बात करूँ और एक सामाजिक होने की बात करूँ। मैं जानती कि समाज में क्या गुजरा। आज जितने भी तमाम नेता है, चाहे चंद्रशेखर की अभी बात की आपने, चाहे अभी जयप्रकाश जी की बात करी, हम अच्छे से जानते हैं। आप उठा के देखिए, धरातल पर ये व्यक्ति कुछ हो रहा है लेकिन पीठ पीछे कुछ हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहती, बहुत सारे कहना पड़ेगा नहीं, बहुत समझदार हैं, ये आम जनता को भी समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस दिशा में काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है और उनकी मंशा क्या है। जब साहब मान्यवर काशीराम जी ने आपको सीधा सीधा सिद्धांत दिया है तो हम उस सिद्धांत को ना समझकर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, इधर उधर के संगठन बनाने लग जाते हैं, इधर उधर की पार्टी। संगठन बनाना संवैधानिक आजादी है, कोई भी आदमी संगठन बना सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये बामन मेश्राम हो गए, चंद्रशेखर हो गए, माननीय बहन जी होगी, और एक और छोटे छोटे बहुत सारे नेता हैं, ये एक कप चाय एक साथ नहीं पी सकते, समाज को इकट्ठा कैसे करेंगे? आपको बिल्कुल पहले ही कहा है, जब तक तमाम बहुजन समाज के नेता, चाहे वो संगठन के तहत काम कर रहे हैं या पार्टी के तहत काम कर रहे हैं, जब तक वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ में अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर एक झंडे एक डंडे एक बैनर के नीचे, मैं ये नहीं कहती आप बसपा के नीचे जाए, आप सारे इकट्ठे होइए, आप चर्चा कीजिए, आप एक संघ बनाइए, उस संघ के तहत आप निष्पक्ष निर्णय लीजिए कि क्या करना है, किसको हमें देश में खड़ा करना। आप एक नेता चुनिए ना, क्यों मतलब बहन जी के पीछे पड़े या चंद्रशेखर के पीछे पड़े या जयप्रकाश के पीछे पड़े या अन्य वामन मेश्राम के पीछे पड़े। आपके बीच में एक से बढ़कर एक योग्य व्यक्ति समाज में, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे समझते, तो आप इकट्ठे हुए ना प्लेटफॉर्म पे आइए तो सही। लेकिन मैं जानती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कोई तैयार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरा झंडा ऊंचा रहे, मेरा नाम ऊंचा रहे, मेरी पार्टी ऊंची रहे, मेरा संगठन ऊंचा रहे। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी कूट पिट रहा है, छित रहा है। रोज आप खबरें देख रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं से खबरें मिल जाती है, वीडियो बनती है कि एक दलित को वहां पर पीट दिया, एक बहन बेटी के साथ में अत्याचार हुआ, एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार हुआ। तो ये क्या है? ये कारण सीधा सीधा उन जागरूक लोगों का है जो आज समझ रहे हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों के कारण एक जगह नहीं आ रहे हैं। उसका शोषण, जो समाज का शोषण हो रहा है, जो हमने अपना अनुभव करा, क्योंकि हम सोशल वर्कर होने के नाते, कि हमारा शोषण हमारे समाज के नेता ही कर रहे हैं। देखिए अभी जिस तरह से बिल्कुल कर रहे हैं, अभी आपने बात करी, चंद्रशेखर का नाम लिया, आकाश आनंद का नाम लिया,
अभी मैंने भी देखा तमाम सोशल मीडिया पर दोनों तरह से वाक युद्ध छिड़ा, और वो वाक युद्ध ऐसा छिड़ा कि लोग अपनी जो भाषा है ना उसको भी भूल गए। वो ये भी भूल गए मेरे जिसको मैं गाली दे रहा हूँ, जिसको या माँ बहन की गाली दे रहा हूँ, वो मेरे भाई है, वो बहन भी मेरी है, उसकी माँ भी मेरी है। जब आप इतना तक भूल गए तो बताओ उन लोगों से हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो एक होंगे, चाहे वो कोई भी हो, भीम आर्मी हो या बसपा हो। मैंने तमाम लोगों को समझाने का काम किया, क्योंकि देखिए आप भी जेल गए, आपका अनुभव रहा है। कितने नेता आपको छुड़ाने आए? क्या चंद्रशेखर आपको छुड़ाने आए? क्या आकाश आनंद आपको छुड़ाने आए? या अन्य कोई नेता आपको छुड़ाने आए? बल्कि ये समाज ही आपके साथ खड़ा नजर आया। तो इसलिए अपना भाईचारा बनाए और ये पार्टी और इनके चक्कर में ना पड़े। मैं फिर बार बार वही कह रही हूँ कि जब तक तमाम बहुजन समाज के पढ़े लिखे जागरूक लोग एक जगह आकर संगठित होकर ईमानदारी से एक निर्णय नहीं लेते, तब तक इस समाज पे अत्याचार शोषण होते 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया है, जो 13 बच्चे हमारे शहीद हुए थे, तो 2 अप्रैल में पूरे देश के अंदर एक भी नेता नहीं था, कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि भाई मेरा इसके अंदर योगदान था। ये हर सोशल वर्कर का, सामाजिक कार्यकर्ता का और हर अनपढ़ गरीब मजदूर आदमी ने डंडा और झंडा उठाया था जब ये SC ST एक्ट बचा था। किसी नेता ने आज तक इसके लिए आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाई कि जिन लोगों पर चले गए, जो जिंदे हैं उन पर मुकदमे कैसे हटाए, उनकी क्या मदद करी जाए, उनके परिवार की क्या मदद करी जाए। इस चीज़ पे हमारा कोई लोग फोकस नहीं करते। देखिए मैंने बिल्कुल, आपने सही कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैंने पहले ही कह दिया है कि जब समाज में कोई भी व्यक्ति जेल जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए कोई नेता नहीं आता है, बल्कि समाज ही उसके साथ में खड़ा होता है। लेकिन ये समाज को भी समझना चाहिए कि जिन संगठनों के पीछे वो भीड़ बनकर जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी को हीरो बना रहे हैं, जब आप हजारों की संख्या में किसी व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं तो वहाँ ताकत आपकी है, लेकिन हीरो वो एक व्यक्ति बन रहा है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस व्यक्ति को हीरो बनाना है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कितना मिशन मूवमेंट को जानता है, कितना उसने अपने महान पुरुषों को पढ़ा है। लेकिन आज हमें हीरोपंथी का क्रेज आ गया कि कोई व्यक्ति हीरो बन गया, हम उसके पीछे लगते हैं, उसकी जय जयकार करने। महान पुरुषों ने कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को हीरो मत बनाओ, उसकी जय जयकार मत करो। जय जयकार करनी है तो आप मिशन मूवमेंट की करो, उन कार्यकर्ताओं की करो जो कहीं ना कहीं उस मिशन मूवमेंट को एक मजबूती देते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी तरफ से जो ये कार्यक्रम हुआ है उसके लिए मैं बहन जी का स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों के लिए हार्दिक मंगल कामना है। नमो बुद्धाय, जय भीम।